अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नावल इश्क मेरा फरामोश कुन किस्त नंबर 23 पेश खिदमत है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। कॉल पे बात करते आयद मीर को यकदम किसी अनहोनी का गुमान हुआ। वो कॉल बंद कर फ़ौरन बाहर लपका। दरवाजे में सामने बिल्कुल उसके कदम में नूरम का दुपट्टा पड़ा था। कोई आयद मीर रेहान से पूछता तो वो बताता। जिस कदर उसका दिल खौफजदा हुआ था। नहीं, ये नहीं होना चाहिए उसे। मैंने सब कुछ बताना था। उसके दिल में वहम आए। आयद मीर ने दुपट्टा उठाया और आहिस्ता से बाहर बढ़ा। पूरा फ्लैट अंधेरे में डूबा था। लाउंज में उसे उस वजूद का एहसास हो चुका था, और सब कुछ खो देने का भी। आयद मीर ने लाइट्स जला रही थी। सारी फ्लैट रोशन हुआ तो नूरम का तारीख चेहरा सामने। वो गुमसुम सी बैठी थी, फर्श पे कांप रही थी। आयद मीर भाग कर आगे बढ़ा। नूरम, उसने पुकारा था। सामने बैठा वजूद बिना हरकत किए बैठा रहा। मैं तो बेवकूफ़ थी, बचपन से ही हर रिश्ते को लेकर बेवकूफ़। सब आंखें बंजर थी, एक आंसू तक नहीं था उनमें। तो वो हो चुका था जिसको सोचकर ही आयद मीर का दिल लरजता था। वो थक कर उसके पास बैठ गया। लोग इतने अच्छे अदाकार क्यों होते हैं? कितना डर था उस सवाल में। लहजे से ज्यादा आंखें बता रही थी क्यों होते हैं आखिर, और मेरे साथ ही क्यों? और आयद मीर रेहान का दिल चाहता था वो गायब हो जाए, कहीं छुप जाए, वरना सामने बैठी लड़की के सवाल उसे निगल जाएंगे। आयद मीर ने सोचा वो रोती क्यों नहीं, मगर अगले पल वो खौफजदा हुआ क्योंकि वो हंस रही थी, जोर जोर से कह के लगाती। नूरम जहांगीर खान उस दास्तान मोहब्बत में उससे ज्यादा सोगवार मंजर नहीं देखा गया था। ये पहला सोगवारियत का वक्त था जो इस दास्तान में इश्क में पूरी तरह नमूदार हुआ। नूरम कहाँ गया? नूरम की माँ मर गई। नूरम ने मान लिया। मुझे कहा गया मेरी माँ बद किरदार थी। नूरम रोती और कहती हाँ वो ऐसी थी, और फिर नूरम को पता चला वो तो ड्रामा था। उसकी माँ को उसके बाप ने मारा था। नूरम रोती रही, चीखती रही, और फिर उसे बताया गया कोई ऐसा है जो उससे इश्क करता है। उसने ऐद मीर की तरफ देख कर कहा। वो नजर झुकाए बैठा था। पहली बार नूरम ने जीना सीखना शुरू कर दिया, और बात के आखिर पे उसने फिर से हंसना शुरू कर दिया। काश किसी की जिंदगी में कभी ऐसी हंसी शामिल ना हो। रात का वो पैर जो उसको देख रहा था तरस से सोचता था, मुझे पागल कहा गया, मुझे पागल बनाया गया, मुझे बेसहारा किया गया, मुझे सहारा दिया गया। सब झूठ था, सब ड्रामा था, सिर्फ बदले की आग थी। सिर्फ वो आहिस्ता से सरगोशना लहजे में बोल रही थी। काश वो चुप कर जाती, काश वो कुछ ना कहती। आयद मीर का चेहरा आंसुओं से तार था। और सबसे मजे की बात बताऊं, मैं आयद मीर, उसने मीर नहीं कहा था, आयद मीर कहा था। सामने बैठा मर्द अंदर से टूटा था। मुझे इश्क की नाकामी, इश्क के झूठ का इदराक तब हुआ जब आप मेरे शोहर बन चुके। किस्मत इतना मजाक क्यों करती है मेरे साथ? वो उसके करीब बैठी सवाल पे सवाल किए जा रही थी जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। बहुत शुक्रिया आयद मीर से मुझे मुंह दिखाई में आंसू की सौगात देने का, वो करब से बोले। वो पहली दुल्हन थी जिसे मुंह दिखाई में आंसू के साथ साथ धोखे का तोहफा दिया गया था उसके महबूब शोहर की जाने से। वो पहली दुल्हन थी जिसने वादे नहीं लिए थे, जिसने सवालात किए थे, और सवाल भी ऐसे वैसे। नूरम, आयद मीर की आवाज़ भीगी हुई थी। हाँ हाँ, कुछ मत कहें। आपको लगता क्या मैं पछता रही हूँ? अपनी मोहब्बत पे बिल्कुल नहीं। मैंने बहुत दिल से प्यार किया आपसे, मुझे कोई दुख नहीं। हाँ मुझे दुख है, मेरे इंतखाब गलत निकला। और मोहब्बत करने वाला, जान देने वाला, खुद से ज़्यादा चाहने वाला शख्स जब ऐसे कहता है तो क्या महसूस होता है? आयद मीर के चेहरे के बदलते जाविये खूब बता रहे थे। मैंने आपको माफ़ किया आयद मीर रियान, हर उस चीज़ के लिए जो आपने मेरे साथ की। ये मेरी ही तरफ से तोहफा है आपको। वो सोफ़ा पकड़कर खड़ी हुई थी, और वक्त ने ये मानना कि शायद वो पहली दुल्हन थी जो ऐसा तोहफा देकर जा रही थी। आयद मीर का सर झुका था और आंसू तवातर से हाथों पे गिर रहे थे। और आज आयद मीर रिहान ने वो खोया था जो सिर्फ उसका था। उसने मुखलिस प्यार और अपनी दुल्हन शादी की पहली रात खो दी थी। हर दफ़ा कुछ न कुछ ही खो ही देता था वो शख्स, और ये सबसे बड़ा नुकसान था। लॉस एंजल्स वक्त जैसे उसके गिर्द ठहर सा गया था। हरम और वलीद हॉलीवुड वॉक फेम में मौजूद थे। वो हर चीज़ को हैरत से देख रही थी, और वलीद उसके चेहरे को मोहब्बत से। ये वो जगह थी जहाँ बड़े बड़े एक्टर्स एक्ट्रेस के नाम स्टार पे लिखे हुए थे। माइकल जैक्सन, ये लो उसका नाम भी लिखा गया है। हद है, उससे अच्छा तो हमारा
आरिफ लोहार चिमटा बजा लेता होगा। हरम ने नाक चढ़ाया। चुप कर जाओ हरम, अभी किसी ने सुन लिया ना, तुम्हें बताया कि माइकल जैक्सन का मतलब वलीद को पसंद नहीं आया था उसका। माइकल जैक्सन को बुरा कहना, वो जगह ऐसी थी कि एक बार किसी और दुनिया का गुमान होता था। हीट शॉप से हीट लेकर सर पे पहनती हरम का दिमाग इस वक्त घूमा जब वलीद ने उस हैट शॉप से हैट लेकर सर पे पहनती हरम का दिमाग उस वक्त घूमा जब वलीद ने उस हैट की पेमेंट की। याल्ला ये इस कदर महंगा हैट है। हरम शॉप से निकलकर उसे उलट पुलट कर देखती हरस से बोली, कोई महंगा नहीं था। वलीद ने इत्मीनान से कहा था। हरम बस उसका चेहरा देख रही थी। हरम बस उसका चेहरा देख कर रह गई थी। एक भरपूर दिन था वो साथ बताकर लौट रहे थे। हरम के चेहरे पर मुस्कान थी जो कि वलीद के लिए सबसे अहमियत रखती थी। ये यादें और तुम्हारे साथ गुजरा हुआ हर पल इतना खूबसूरत है कि आधी जिंदगी में इनको सोचकर ही गुजार सकता हूँ। बारिश की रिमझिम शुरू हो चुकी थी। वो गाड़ी आहिस्ता करते हुए बहुत सुकून से मुस्कुराता हुआ बोल रहा था, अल्लाह ना करे कि हमें वह यादों के बल बोते जिंदगी गुजारनी पड़े। हरम ने दहल कर कहा था। मजाक कर रहा था पागल। वलीद ने उसके नाक दबाए। बारिश हो रही है वलीद। वो खुश हो गई थी। तुम्हें एक गजल सुनाऊं क्या? वो पुरजोश होकर बोली थी। हाँ सुनाओ। वलीद ने उसके चेहरे को आंखों में जज़ब किया था। मैंने काफ़ी अरसा पहले पढ़ी थी, मुझे अच्छी लगी काफ़ी। बारिश की इन बूंदों ने जब दस्तक दी दरवाजे पर, महसूस हुआ तुम आए हो। अंदाज तुम्हारे जैसा था। वो कार के शीशे खोलकर हथेलियों पे बारिश के कतरे जमा करके वलीद पे फेंक रही थी। वलीद ने गाड़ी रोक दी। वो दोनों उतर आए थे। हवा के हल्के झोंके ने जब आहट की खिड़की पर, महसूस हुआ तुम चले हो। अंदाज तुम्हारे जैसा था। वलीद ने सर खम तस्लीम किया। कोरिश बजा लाया। हरम खिलखिला दी। मैंने बूंदों को जब अपने हाथ पर टपकाया तो एक सर्द सा एहसास हुआ। लम्स तुम्हारे जैसा था। मैं तन्हा चला जब बारिश में एक झोंके ने साथ दिया। मैं समझा तुम साथ हो। मेरे एहसास तुम्हारे जैसा था। वो वलीद को देखकर खूबसूरत लहजे में बोल रही थी, फिर रुक गई। वो बारिश भी रही ना, बाकी आहट भी। मैं समझा मुझे तुम छोड़ गए। अंदाज तुम्हारे जैसा था। एंड पे सोगवार क्यों हरम? वलीद ने उसका हाथ पकड़ लिया था, गोया किसी बच्चे के खोने का डर। गजल थी, मुझे तो खास नहीं पता सोगवारियत का। वो अदा से बोली। और बात थी भी सच। उसने जिंदगी में गम ना होने के बराबर देखे थे। खुश नसीब हरम रेहान। फिर नसीब मेहरबान ही रहता तो अच्छा था। लाहौर में आयद मीर ने गाड़ी अपने घर के सामने रुकी। ये रात का वक्त था। नूरम ने बहुत मुश्किल से एक दिन गुजारा था उस घर में, और अब उसकी जिद पे वो उसे लाहौर ले आया था। सारा घर अंधेरे में डूबा था। मुझे लगता है सब सो चुके हैं। आयद मीर ने उसका बैग अपने कमरे में ला कर रखा था। 2 दिन की नई नवेली दुल्हन वाली कोई बात नहीं थी। छोटी सी नूरम को वक्त ने समझदार बना दिया था। वो आराम से फ्रेश होकर तकिया लेकर बेड पे लेट गई थी, बिना एक लफ्ज बोले। आयद मीर सोफे पे बैठा था। नूरम मुझे तुमसे कुछ बात करनी। इससे पहले कि सुबह की रोशनी सारे राज खोल लेती, वो हिम्मत करके बोला था, कुछ रहता है क्या? पुरस्कून तन से पाक ला जाए। वो उसकी दुल्हन थी। आयद मीर रेहान का प्यार थी। आयद मीर के दिल में जज्बात एक पल के लिए बदले, मगर वो खुद पे काबू पाना जानता था। नूरम मेरी बात सुनो। तुम मुझे जो समझती हो ठीक हो अपनी जगह हर तरह से, मगर जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो जान लेना अब तुम्हारे लिए ज़रूरी है। आयद मीर चलता हुआ बेड रूम की खिड़की के पास खड़ा हुआ। तुम जानती हो तुम्हारे और मेरे दरमियान सबसे पहला रिश्ता कौन सा है? नूरम को लगा उसकी आवाज़ भीग रही थी। क्या? तुम बहुत छोटी थी और तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं चिढ़ जाता था तुमसे। फूफो कभी कभार ही आती थी और वो भी तुम्हारे लाड। मेरा दिल करता मैं इस सब्ज आंखों वाली कांच की गुड़ी को उठाकर बाहर फेंक दूं। वो नम लहजे से मुस्कुरा दिया था और नूरम आयद मीर वो सख्ते में आ गई थी। वो लफ्ज दोहरा रही थी। वो हल भी नहीं इसकी। आयद मीर चलता हुआ उसके पास आया। वो पाँव लटकाए बैठी थी। तकिया गोद में था। सब्ज रंग के लिबास में, सब्ज आंखों में फैली हैरानगी और वहशत उसे और पुरकशिश बना रही थी। सुनहरी बालों की घुंघरियाली लटें गोद तक आ रही थी। आयद मीर उसके घुटनों में बैठ चुका था। उसने नूरम का हाथ पकड़ा, ठंडा यख हाथ उसने लब्बों से लगाया। वो साका थी। हाँ नूरम आयद मीर साहब, आप मेरी सगी फूफो की अकलौती दुख तर नेक अख्तर हैं। आयद मीर के आंसू आंखों में ही खुश्क हो चुके थे। तुम भी सोचती होगी कि जिंदगी तुम्हारी एक राज है। ऐसे ना, मगर ये आखिरी राज था। बस अब तो कहानी बाकी है।
وہ افسردگی سے کہتا، اس کا ہاتھ گود میں رکھ کر باہر چلا گیا تھا۔ 5 منٹ، بس 5 منٹ ہوئے، وہ بھاگتی ہوئی باہر نکلی۔ آیاد میر، اس نے زور سے پکارا، 1 بار 2 بار اور 3 بار، اتنے زور سے کہ اس گھر کے مکینوں کے دل دھڑک اٹھے۔ سعدیہ اور ریحان صاحب ننگے پیر باہر بھاگے تھے۔ سعدیہ نے ساری لائٹس جلا دی تھیں۔ رات کی سیاہی میں روشنی گھلی تو اجالا ہر سو پھیل گیا تھا۔ وہ آ رہا تھا سامنے سے، مگر اکیلا نہ تھا، اس کے ساتھ وجود جس کے سر کے آدھے بال سفید تھے، چہرے پہ دکھ تکالیف کی داستان رقم تھے، وجود لاغر سا تھا اور آیاد میر کے سارے چلتا تھا۔ نورم کا دل دہلا، خون میں سنسناہٹ ہوئی۔ سعدیہ اور ریحان صاحب تھک کر بیٹھ گئے تھے۔ آیاد میر کے ساتھ کھڑا وجود نورم کو حیرانی سے دیکھتا تھا۔ یہ، انہوں نے مشکل سے انگلی نورم کی طرف اٹھائے، الفاظ ٹوٹ گئے۔ آیاد میر نے ان کو سہارا دیا۔ یہ نورم، الفاظ ادا ہی ہو چکے تھے۔ 18 سال کا وقت کام نہیں ہوتا۔ نورم بی بی، یہ آپ کو پہچان چکی ہیں، آپ بھی زندہ ہو جائیں۔ آیاد میر کو اس کا لٹھے کی مانند سفید ہوتا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ یہ امی ہیں۔ اس نے معصومیت سے سامنے بیٹھے ریحان اور سعدیہ سے پوچھا۔ ان دونوں کی آنکھوں بھی آنسوں سے تر تھیں۔ ریحان صاحب نے سر ہلا کر ہاں کہا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی ان کے قریبی۔ نورم کا پورا وجود کانپ رہا، مگر نیلم، یعنی نورم کی ماں، ساری آیاد میر کے سہارے پہ تھی۔ نورم نے ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، ہاتھ پکڑا، پھر دوسرا۔ وہ پاگلوں کی طرح ان کو چھو رہی تھی۔ نیلم کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ آیاد میر کے بازو میں گر گئی تھی۔ امی! نورم نے چیخ ماری۔ آیاد میر نے نیلم کو پیار سے اٹھا کر کمرے میں اپنے بیڈ پر لٹایا تھا۔ نورم پچھلے کچھ عرصے میں اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ اب اپنے اعصاب پر قابو پا لیتی تھی۔ وقت سے زیادہ بہتر استاد کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ بھی وقت کی شاگرد تھی۔ یہ ایسی کیوں ہے؟ ان کے سرانے بیٹھ کر ان کا ماتھا چومتی نورم نے سب دردناک سوال کیا تھا، اپنے باپ سے پوچھنا۔ آیاد میر نہ چاہتے ہوئے بھی طلاق ہوا۔ سعد نے اسے آنکھیں دکھائیں اور آیاد میر کے دوا وغیرہ دینے اور کوشش سے وہ ہوش میں آئی تھی، اور پھر وہاں جس بات کا وہ منظر تھا جسے بیان کرنا مشکل ہوگا۔ سعدیہ اور ریحان بار بار آنکھیں صاف کرتے تھے۔ ایک آیاد میر تھا جو نارمل تھا، اس نے دونوں کو پانی پلایا تھا۔ نیلم کو اپنے ہاتھوں سے پلا کر اس نے جب گلاس نورم کی طرف بڑھایا تو اس نے تلخی سے جھٹک دیا تھا، اور یہ بات ریحان اور سعدیہ نے غور سے محسوس کی۔ ہاشم خان کے ساتھ پارک میں بیٹھی حرم کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ سفید قیمتی نفیس سے گلاسز کے پیچھے ان کی آنکھیں آج بھی سرخ تھیں، تو وہ مایا ابسن کی داستان محبت پڑھ آئے تھے۔ زندگی اتنی دردناک اور عذاب میں رہی ہے ہر دور میں کہ اب تو ہنسی آ جاتی مجھے کہ اس وجود کا مقصد کیا تھا۔ وہ کرب سے بولے تھے۔ حرم کی آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے۔ انکل سوری، اس نے بے ساختہ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ نہیں بیٹا، آپ نے تو احسان کیا مجھ پہ۔ وہ شفقت سے مسکرا کر بولے تھے، مریم، جب مایا ابسن تھی تو میں تب ایک ٹوٹا ہوا انسان تھا، ایک محبت گنوا کر آیا تھا۔ اس نے مجھے سکھایا تھا جینا۔ وہ میرا دوسرا عشق تھی، اور تب میں نے محسوس کیا وہ ساری حکایات جھوٹی ہیں جو پہلی محبت پہ لکھی گئی تھی، کیونکہ مایا کے بعد میں نے خود کو مکمل پایا۔ اس کے ساتھ گزری زندگی کے وہ چند سال میں نے اپنی ساری زندگی ان میں ہی جی لی۔ وہ ایک بار مر گئی، مجھے بار بار مرنے کے لیے چھوڑ گئے۔ وہ بولتے جا رہے تھے، شاید انہیں بھی کسی کندھے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کسی اور سے محبت کرتے تھے انکل؟ اسے حیرت ہوئی۔ ہاں، اور یہ بات مریم کو معلوم تھی، مگر اس کی محبت کو نے کبھی گوارا ہی نہ کیا کہ وہ مجھے اس بات کا طعنہ دیتی۔ وہ کہتی تھی، مجھے تو اس اندیکھی عورت سے بھی عقیدت محسوس ہوتی ہے جس نے آپ کو چاہا، جس کو آپ نے چاہا۔ وہ پاگل تھی، بالکل۔ اب پاگل بھلا کب خوش رہتے ہیں؟ رم کو دل کیا وہ ساری دنیا کو اکٹھا کر کے بتائے، ایسے ہوتے ہیں محبت کرنے والے کے لہجے۔ وہ ایسے بات کر رہے تھے جیسے مایا ان کے سامنے ایک ٹوٹا بکھرا انسان، جس کا خاندان، جس کی پہچان، جس کا سب کچھ چھین چکا تھا۔ اسے جینا سکھایا تھا مایا ابسن نے، اور جس دن مجھے معلوم ہوا وہ مجھ سے پہلے انہوں نے بات کاٹ دی۔ میں پہلے دماغی مریض ایسا انسان تھا، میں خود میں گھٹنے لگا تھا۔ میں نے پاگل پان میں وہ سب کیا، وہ کام جو اس کے اندر سے کھا گئے، جیسے ولید کا DNA۔ وہ اب رو رہے تھے اور حرم بھی رو رہی تھی۔ انہوں نے آپ کو بہت بلایا، انکل ولید نے آپ کو فون کیے پاکستان میں، اس نے ہر جگہ آپ کو ڈھونڈا، مگر اسے پتہ تک نہیں تھا، نہ آپ کے گھر کا نہ کچھ۔ حرم نے بات کے اندر ایک سوال کیا تھا، وہ سمجھ گئے۔ پاکستان، انہوں نے ٹھنڈی آبری۔ امریکہ آنے کے بعد میں ایک بار بھی پاکستان نہیں گیا۔
मेरा किसी से रब्ता था, ना मेरा घर था, ना कुछ। वो दर्द भरे लहजे में बोले थे, वो तो कहाँ थे आप? वो फौरन बोली, जहाँ उन्होंने नहीं ढूंढा। मरियम राजा सिंह को अच्छे से जानती थी, वो मेरा दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त। मैंने उसको दिल का हाल बताया तो उसने मुझे बुला ली। मैं बस खुदा को बदल कर वापस आना चाहता था। मुझे मरियम हाशिम खान की मोहब्बत पे इतना यकीन था कि मेरे लिए दर हमेशा खुले रखेगी, मगर मुझे ये नहीं इल्म था वो खुद चली जाएगी। इससे ज्यादा वो बोल नहीं सकते थे। हरम को एहसास हो चुका था, वलीद का नाम मैंने रखा था, उसने वो छीन लिया। उसने मेरा नाम अपने नाम से हटा दिया। उसने मुझे हर वो अजियत दी जिसका मैं हकदार था, मगर उसने मुझे अकेला नहीं छुड़ाया, ये भी उसकी माँ का हुक्म था। जानता हूँ मैं, वो अफसोसगी से बोले। उसके बाद काफी देर वो उसे बताते रहते। हरम ने खुद से वादा किया था वो वलीद को एक बार समझाएगी, मगर उसे ये नहीं मालूम था वो वलीद से अब मिल नहीं पाएगी। हाशिम खान की हालत ऐसी थी कि हरम ने उनको मना कर दिया, हालांकि वो बहुत कह रहे थे उसे हॉस्टल छोड़ देंगे। ढलती थी शाम से पहले वो हॉस्टल पहुंच जाना चाहती। टैक्सी रोक कर वो जल्दी से बैठ गई। अभी कुछ देर आगे ही वो बड़े थे जब खाली सड़क पर खड़ा शख्स करीब आया। हरम को हैरत हुई। टैक्सी वाले ने अदब से टैक्सी रोक दी थी। ब्राउन शर्ट, ब्लू जीन के साथ पहने, बालों को एक हाथ से पीछे हटाता वो शख्स पूरे एतमाद से उसके साथ सीट पर आकर बैठ चुका था। ओ हेलो मिस्टर, नजर नहीं आता क्या यहाँ पर कोई मौजूद है? हद होती है। वो उसकी तरफ देखकर चिल्लाई। अरमगान ने एक नजर उठाकर देखा था, काली आंखें सब्ज आंखों से टकराई थी। हरम की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। तुम गुंडे हो क्या? वैसे लगते तो नहीं हो। वो अब आराम से घबराहट छुपाते हुए बोली। अरमगान संजीदा ही रहा। वो टैक्सी वाले को रास्ता समझा रहा था। हरम ने टैक्सी वाले से बात करने की कोशिश, मगर वो तो कान ही नहीं धर रहा था। अच्छा सुनो, तुम मुझे पहले हॉस्टल छोड़ दो प्लीज, उसके बाद चाहे जहां ले जाना उसे। वो अब घबरा रही थी। अरम खान ने कोई जवाब नहीं दिया था। खुदा के लिए मुझे कुछ तो बता दो। उसकी काली आंखें बरस उठी थी। इस बार अरम खान ने पूरी नजर जमाकर उसे देखा। साफ रंग पे चमकती काली आंखें, कुशदा पिशानी, बाल कैचर में लापरवाही से जकड़े हुए थे और कुछ माथे पे कटे गिरे हुए थे। वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अरम खान ने नजरें चुराई। तुम खामोश हो सकती हो क्या? अरम खान ने इस बार उससे बात की थी। उफ, किस कदर खूबसूरत आवाज थी। उस हरम ने परेशानी में भी नोट किया, और उससे पहले कि वो कुछ और बोलते, टैक्सी ने एक वैरान से रोड पर टाल लिया और थोड़ी देर बाद अजीब सी जगह पे टैक्सी रोक चुकी थी। हरम का दिल उछल कर हलक में आया। वो भाग कर बाहर निकली थी। अरम खान ने भी कदम बाहर के। तुम बाद में भी अपना काम कर सकते, मुझे जल्दी जाना था। वो घबरा कर बोली। किस कदर बेवकूफ थी वो, या मासूम? अरम खान ने सर झटका। वो उसे नजरअंदाज करके टैक्सी वाले को कुछ समझा रहा था। हरम कुछ कदम आगे बढ़ी और उसकी जान तब निकली जब सामने आते वो कुछ झुंडे जिनके हाथों में पिस्टल थे उसे नजर आए। वो दो कदम पीछे हुई। यही वो लड़की है, एक ने दूसरे से पूछा, और उसने सर हिलाकर कहा। कहाँ? वो भागी थी अंधाधुंध। खुदा के लिए मुझे इनसे बचा लो, प्लीज बचा लो। सामने से आते अरम खान से टकराकर वो गिर ही जाती अगर वो उसे दोनों बाजू में संभाल ना लेता। हरम का चेहरा आंसू से तार हो चुका था और सांस तेज चल रहा था। उसने एक हाथ से अरम खान की शर्ट का बाजू पकड़ा हुआ था। वो उसे एशियाई लगता था तो हमदर्द समझ रही थी। अरम खान ने नजर उठाकर उसे देखा। वो कांप रही थी। उसके पास बहुत पास थी वो, और वक्त के गुजरते पल में अरम खान जहांगीर खान, जिसके दिल के आसपास कोई गुजरा तक नहीं था। उस खड़ूस से मर्द ने दिल से इकरार किया था, अगर वो आयत मीर रेहान की बहन ना होती तो इससे इश्क किया जान चाहिए था। सर आप? वो गुंडे चलते हुए करीब और फौरन मुअद्दिब हुए। हमें मालूम नहीं था आप भी साथ होंगे। सर, हरम को लगा वो गिर जाएगी। वो उससे एक झटके में दूर हुई। उसका स्कार्फ अरम खान के कदमों में गिर चुका था। हाँ, मैं हैंडल कर लूंगा, तुम वैन ले आओ इधर ही। वो शानदार सा मर उस पल हरम को घटिया लगा। आंसू गालों पर खुश्क हो चुके थे। अरम खान ने कदमों पड़ा, उसका सर उठाकर हरम के कंधे पे रखा था। ओह! साथ ही जेब से एक कपड़ा निकलकर उसकी नाक पे रखा। एक पाल में वो उसके बाजू में जोड़ रही थी।